मेहनत तो बहुत की थी बेचारी ने। मामी ने कुछ निराश स्वर में कहा। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है? कौन बोर्ड टूटा जाता है या रूप ही मरी जा रही है? आते साल फिर बैठ लेगी। अच्छा है, एक एक क्लास में 2-3 साल रहेगी तो जड़ें मजबूत हो जाएंगी। मैं मान ही नहीं सकती कि मैं फेल हो गई। तुम झूठ ही चिढ़ा रहे हो, मुझे अपनी आंखों से दिखाकर लाओ तो मानूं। नहीं मानती तो जाकर देखा। यहाँ तेरे नौकर लगे हैं ना, जो 10-10 बार चक्कर खाते फिरे। तभी डॉक्टर साहब की कार आती दिखाई पड़ी। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने पूछा, क्या रहा रूप तुम्हारा रिजल्ट? रूप रोनी रोनी सी हो रही थी। मामी कुछ बोलने ही जा रही थी कि ललित बोल पड़ा, जी फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई है। डॉक्टर साहब के सामने मजाक करने का उसका भी साहस नहीं था। सुनते ही रूप ने आंखों ही आंखों में उसको डांटा। मामी बोल पड़ी, कैसा है रे तू भी, जब से बेचारी को छेड़ रहा था। डॉक्टर साहब रूप को खूब शाबाशी देकर उसकी पीठ थपथपाकर अंदर चले गए। जाते ही रूप ने ललित को लपेटना शुरू किया, बड़े आए 4th डिवीजन वाले। अपने जैसा कूर्मगज ही सबको समझ रखा है ना। अच्छा अच्छा, अब इतरा रही है, ये तो गनीमत समझ कि खून पसीना एक करके तेरे ऊसर दिमाग में भी थोड़ी अक्ल पैदा कर दी, वरना लुढ़कती ही नजर आती। तभी डॉक्टर साहब का बुलावा आया और दोनों अंदर गए। आज रूप कॉलेज में फॉर्म भरने जाने वाली थी। सवेरे से ही ललित उसे समझा रहा है कि कौन से विषय लेना उसके लिए ठीक रहेगा, पर रूप है कि मानती ही नहीं। ललित चल्ला पड़ा, समझती कुछ है नहीं, किसी से सुन लिया और अपनी अपनी लगाए जा रही है। रूप भी बिगड़ पड़ी, जाओ, नहीं समझते हैं तो नहीं सही, पर तुम्हारे विषय कभी नहीं लेंगे, कोई तुम्हारे गुलाम है जो हर बात तुम्हारी ही माने। पर जब रूप ने फॉर्म भरा तो सब वही विषय भरे जो ललित ने बताए थे। ललित को जब यह मालूम पड़ा तो जाने कैसा कैसा लगा उसे। उसने कहा, क्यों रे रूप, तू अपनी बात पर टिकती क्यों नहीं? विरोध तो बड़े जोर शोर से करेगी, दुनिया भर की अकड़ दिखाएगी, पर करेगी वही जो दूसरे चाहते हैं। क्या करूं, फिर तुम ही कहते कि बड़ी जिद्दी लड़की है। ललित को रूप की यह कमजोरी अच्छी भी लगती थी, बुरी भी लगती थी। आज कॉलेज खुलने वाला था। रूप सवेरे से ही कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। उसने जिंदगी में पहली बार 2 चोटियां की, उल्टे पल्ले से साड़ी पहनी, कस लिया। जैसे ललित की दृष्टि रूप के इस नए रूप पर पड़ी, वह बड़े जोर से हंस पड़ा, आय हाय। गांव की छोरी और पूरब की चाल। अंधेरा हुआ कि बहुत ही मुलायम स्वर में ललित ने पूछा, क्या बात है? पिताजी की चिट्ठी आई है, लिखा है 1 सप्ताह के लिए चली आओ। तुम ही बताओ अभी जाकर क्या करूंगी भला, जाने मेरा मन कैसा कैसा हो रहा है। तभी खेल शुरू हो गया। उस समय तो ललित ने बड़ी लापरवाही से कह दिया, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन खेल खत्म हुआ तो हॉल से बाहर निकलते ही ललित ने पूछा, हाँ, तो क्या लिखा है पिताजी ने? और तो कुछ नहीं, बस आने के लिए ही लिखा है। तो तू साफ लिख दे कि अभी नहीं आ सकती। कॉलेज की पढ़ाई है कि कोई तमाशा? हाय राम, पिताजी को टूटता जवाब कैसे लिख दूं? हाँ, पिताजी को टूटता जवाब कैसे लिख दे? टूटता जवाब देने के लिए तो हम हैं। कुछ भी कहो, और फट से नहीं करेंगे, सुन लो। तुम्हारा क्या? हाँ साहब, हमारा क्या, हम कोई आदमी थोड़े ही हैं। पर सच रूप, तुझ पर बड़ा गुस्सा आता है। तू इतनी डरपोक क्यों है? घर वालों के सामने तेरी जान निकलती है। देखती नहीं, आजकल की लड़कियां कितनी बेधड़क, कितनी निर्भीक होती हैं। 2 साल हो गए तुझे यहाँ रहते, पर रही देहातिन की देहातिन। मना कर देगी तो पिताजी यही तो सोचेंगे कि लड़की बड़ी ढीठ हो गई है। सोच लेने दे, नहीं था, सच मानना। मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था। ललित चुप, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा ललित, इस बार माफ कर दो। ललित चुप, एक बार भी माफ नहीं कर सकते ललित, तो मैं जाऊं। और एक गरम बूंद ललित के हाथ पर छू पड़ी। लेकिन जाने कैसा पागलपन सा सवार हो गया था ललित पर कि उस ओर बिना ध्यान दिए ही झटके से सिर उठाकर वह चीख उठा, जा जा, चली जा। किसने रोक रखा है तुझे यहाँ पर? तू तो सनाथ है, क्यों माफी मांगने आई है एक अनाथ लड़के से? और तदाक से एक पूरे हाथ का चांटा रूप के गाल पर जमा दिया। 2-3 क्षण तक कमरे में सन्नाटा छा गया। जब ललित ने बहुत ही मुलायम स्वर में पूछा, बहुत चोट आ गई रूप, तू इस समय क्यों आए? क्यों आए तू इस समय यहाँ? और उसकी अपनी आंखें भी डब्बा आईं। रूप की आंखों से आंसू बहते रहे और ललित उसकी पीठ थपथपाता रहा, आंसू पोंछता रहा, पर बोला कोई कुछ भी नहीं। खूब भर्त्सना की होती, खूब फटकारा होता तो मन की व्यथा कुछ तो घटती, पर तुम्हारा स्नेह मुझसे सहा नहीं जा रहा ललित। इन मेहंदी लगे हाथों से कैसे अपनी बर्बादी की कथा लिखूं? बस यही समझ लो ये बहुत अच्छे हैं,
और मैं सुखी हूँ। एक छोटा सा शहर है और ये इसके नामी वकील हैं। काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। यो भी काफी साधु प्रकृति के पुरुष हैं। परिवार का कोई झंझट नहीं, घर में अकेली ही हूँ। साधनों का कोई अभाव नहीं, पर जिसकी सब साध ही मर गई हो वह क्या करे इन साधनों को लेकर। मेरे लिए बहुत सी पुस्तकें मंगा दी गई हैं, जिससे इस बड़े घर में अकेली रहकर भी मेरा मन लगा रहे, पर कैसे बताऊं उन्हें कि जिसका मन ही मर गया उसके मन लगने न लगने का प्रश्न ही कहाँ उठता है भला। बस और जो है सब ठीक ही है। जिंदगी को घसीट रही हूँ या जिंदगी मुझे घसीट रही है, कुछ भी समझ लेना, एक ही बात है।